Hello guys, this is your economics lecture with Manayata Holmes. In our last video, we have to discuss about the topic of supply, movement and shift and causes of increasing and decreasing of supply. And today we will discuss about the topic of some effect in supply कर्व कि सप्लाई कर्व किस वजह से चेंज होता है या फिर कुछ कहें कि कुछ ट्रांजेक्शन्स या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई कर्व में चेंज होता है, तो उनमें किस तरीके का चेंज होता है। ठीक है, सप्लाई कर्व में चेंजेस होता है या तो सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो किसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है हमने ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं कि हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई कर्व में क्या इफेक्ट पड़ता है। हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। किसी भी फर्म की सप्लाई कर्व के ऊपर टेक्नोलॉजी क्या इफेक्ट डालती है, सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। देखिए, टेक्नोलॉजी है, सोचने समझने की बात है कि अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो क्या हमारी सप्लाई इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। भाई ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो कॉस्ट आएगी हमारी, खर्चा जो आएगा वो बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो फर्म एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कम से कम क्वांटिटी सेल कर पाएगी, तो सप्लाई क्या होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, और अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, और उस कम कॉस्ट अगर कम होगी तो फर्म एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेगी। ठीक है, तो डायग्रामिकली देख लीजिएगा इसका कि जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई डायग्रामिकली अगर हम बात करते हैं सप्लाई कर्व, यहाँ पर हमने बताया कि प्राइजेस क्या है हमारे, प्राइजेस इज नथिंग इफेक्ट। प्राइजेस को क्या कर दिया हमने, अदर थिंग्स, प्राइजेस को बिल्कुल रिमेन कांस्टेंट कर दिया है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर देखना है कि अगर हम बात करें कि सपोज कीजिएगा कि ये हमारा सप्लाई कर्व था एसएस का। ठीक है, अब अगर हम टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं अपने आप को, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा हमारी जो कॉस्ट आएगी, जो खर्चा होगा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो क्या होगा, कम होगा। जब खर्चा कम होगा, कॉस्ट कम होगा, तो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा S1 कर्व आएगा, दैट मीन्स जो हमारा सप्लाई कर्व है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने से हमारे सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। तो सप्लाई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जिस्टिंग प्राइस सेम प्राइस, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी हम सेल करेंगे। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इनपुट प्राइस अफेक्टेड। इनपुट प्राइस दैट मीन्स हमारे जो फैक्टर प्राइसेस होते हैं, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर यूज होते हैं। ठीक है, फैक्टर और इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अगर हम उनके प्राइसेस या उनकी कॉस्ट अगर देखते हैं तो वो देख लीजिएगा, इनपुट प्राइसेस, रॉ मटेरियल और फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर हम यहाँ मान करके चलते कि प्राइसेस भी बिल्कुल हमारे बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, सप्लाई कर्व। अब देखिएगा अगर वो इनपुट प्राइसेस हमारे इंक्रीज हो जाती हैं, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा खर्चा आया है वो ज़्यादा हो गया, बढ़ गया हमारा खर्चा। ठीक है, तो फर्म एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, एग्जिस्टिंग प्राइस सेम प्राइस के ऊपर क्या ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेगी या कम करेगी। भाई ऑब्वियसली बात है, खर्चा बढ़ गया है तो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कम से कम क्वांटिटी सेल करेगी, कम ही होंगी, करेगी नहीं, कम ही होंगी। ठीक है, तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, S1 बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो T से शिफ्ट होकर M के ऊपर आ जाएगा। अगर इनपुट कॉस्ट अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में T पॉइंट से डिक्रीज करके और M पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर हमारे इनपुट प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इनपुट प्राइसेस या खर्चा रॉ मटेरियल का है या फैक्टर कॉस्ट है, अगर वो कम हो जाती है, पहले के कंपैरिजन अगर वो कम हो जाती है
कम अगर हो जाएंगे तो फर्म क्या करेगी, मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में खर्चा कम आया, खर्चा कम, पहले 100 रुपये में एक प्रोडक्ट बनता था, अब वो 80 रुपये में बनता है, तो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर फर्म ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी। दैट मीन्स हमारा सप्लाई कर्व है वो राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा, S2 कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड। समझ में आया, फॉरवर्ड। तो इनपुट प्राइसेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे सप्लाई कर्व के ऊपर, मैंने डायग्रामिकली आपको बता दिया है कि अगर इनपुट प्राइसेस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर फर्म कम से कम सेल करेगी, कम से कम सेल करेगी, ठीक है, कम सेल होगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कर हमारा लेफ्ट हैंड साइड मतलब बैकवर्ड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इनपुट प्राइसेस हमारे कम होंगे, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम होगी तो फर्म एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर, सेम प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी और सप्लाई कर हमारा T पॉइंट से शिफ्ट होकर के L पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड। समझ में आया, आगे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट GST एंड सप्लाई कर्व। GST और सप्लाई कर्व, GST का सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिएगा। हम ये मान करके चलते हैं कि ये हमारा सप्लाई कर्व पहले से ही है, ये प्राइसेस बिल्कुल सेम, ठीक है। फर्म अगर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट फर्म के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर GST से, क्योंकि GST भी तो प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ऐड होता है, ठीक है, और GST से प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर इंक्रीज हुई तो क्या करेगी फर्म, क्या करेगी, तो फर्म कम से कम सप्लाई करेगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी और एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर वो कम से कम सप्लाई करेगी, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर क्या करेगी, कम से कम सप्लाई करेगी, ठीक है। और अगर हमारी GST कम हो जाती है, पहले हम 10% दे रहे थे, अब हम 5% दे रहे हैं, कम हो गया तो कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम हुई तो फर्म एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी और सप्लाई कर हमारा क्या राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। समझ में आया। GST अगर हमारी बढ़ जाती है, GST अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो GST के इंक्रीज होने से जो हमारा कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है, क्योंकि हम जो कॉस्ट है, क्योंकि GST जो लगा है प्रोडक्ट के ऊपर वो हमने उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया, कॉस्ट बढ़ जाएगी, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर कम से कम सप्लाई, ठीक है, और कम हो जाती है तो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अगर ज़्यादा हो जाती है तो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये था GST के बारे में, ठीक है। अब लास्ट में बचता है सब्सिडाइज, मतलब सब्सिडीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो, ठीक है, जैसे टैक्स गवर्नमेंट लगाता है, GST गवर्नमेंट ने लगाई, सेम एज इट इज़, अगर GST गवर्नमेंट लगाता है तो सब्सिडी भी गवर्नमेंट ही देता है, ठीक है। ये हमारा प्राइजेस, और हम मान करके चलते हैं कि ये हमारा SST पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें सब्सिडी दे दी, ठीक है, आर्थिक सहायता जिसको हम बोलते हैं, कि गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें सब्सिडी दे दी, सब्सिडी अगर दी तो कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम हुई तो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर फर्म ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी, ठीक है, क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी। जब ज़्यादा सप्लाई करेगी तो जो हमारा S1 कर्व है वो राइट हैंड साइड मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट आपको कि टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई कर्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनपुट प्राइसेस का हमारे सप्लाई कर्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। GST की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैकवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट, और सब्सिडी की वजह से बैकवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे सप्लाई कर्व के ऊपर इफेक्ट कि सप्लाई कर्व फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए, एक तरीके से हम कहें तो जो सप्लाई का मेन टॉपिक था वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 5 वीडियो के अंदर, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वैसे कोशिश करेंगे कि कल वाली वीडियो में आप इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर दें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी थी वैसे ही सप्लाई की भी इलास्टिसिटी है। वहाँ अलग चैप्टर था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और थ्योरी ऑफ डिमांड का, दोनों अलग अलग चैप्टर थे। लेकिन यहाँ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर ये लेंथी आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों क्या है, एक ही चैप्टर के अंदर इंक्लूड है,
तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर हम रफली कहें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रफली कहें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, कि क्वांटिटी सप्लाई में कितना परसेंटेज चेंज हुआ और प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। समझ में आई बात? ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हुआ है परसेंटेज में, और प्राइस में कितना चेंज हुआ है परसेंटेज में, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए फिर भी एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड मीनिंग हम देखते हैं यहाँ पे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है हम किसके बेस के ऊपर मापते हैं कि एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। पढ़ा था एक्सटेंशन इन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहाँ आया था, जब हम सप्लाई कर्व के अंदर मूवमेंट करते हैं तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट के अंदर आए थे। ठीक है, सप्लाई कर्व की मूवमेंट या तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, हमारी जो ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मतलब जो गुड्स की जो ऑन प्राइस है उसके कंपैरिजन हमारी जो सप्लाई में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन किस हिसाब से होता है या सप्लाई में कितना चेंज होता है क्वांटिटी सप्लाई के अंदर। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रफली अगर कहें वैसे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसको लाइनिंग के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, फॉर्मूला देखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, दैट मीन्स चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी और मल्टीपल बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। पी से क्या डिनोट कर रहे हैं हम, प्राइस, क्यू से क्या डिनोट कर रहे हैं, क्वांटिटी। ठीक है, और चेंज इन क्यू आएगा Q1 माइनस Q। ठीक है, और चेंज इन P कैसे आएगा कि P1 माइनस P। ठीक है, कि प्राइस में जितना चेंज हुआ है, अभी जितना चेंज हुआ है उसमें से जो पहले वाली प्राइस है माइनस कर देंगे तो P डेल्टा P आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्वांटिटी में आएगा कि अब क्वांटिटी चेंज होकर के कितनी हो गई है और पहले क्वांटिटी कितनी थी, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से आगे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीपल बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। समझ में आई? इज द परफेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि कुछ एक पॉइंट जिनकी वजह से, कुछ एक ट्रांजेक्शन्स या कुछ एक आइटम जिनकी वजह से हमारे सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि टेक्नोलॉजी की वजह से, इनपुट प्राइजेस की वजह से, जीएसटी की वजह से, सब्सिडीज़ की वजह से हमारे सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। सप्लाई कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हुआ या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ डेटा। ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला एंड मीनिंग। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।